हेलो दोस्तों, कॉमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वन शॉट वीडियो है जिसमें एक ही वीडियो में आपको पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पे हम कवर करेंगे, जिसमें हमारा होगा बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप कि भैया पार्टनरशिप का बेसिक क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। फिर बाद में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर क्या हमारा चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। एक होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट, या जिसको हम बोल सकते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट, एंड लास्ट में हम एक मैनेजर अगर बात करेंगे कि अगर हम अपने मैनेजर को पार्टनर बनाते हैं, जो फिलहाल पेपर में नहीं आएगा, तो लास्ट हम यहाँ तक बात करेंगे। तो ये सारी बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई पार्टनरशिप होता क्या है। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप है क्या, भाई अगर मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, मिस्टर ए है, ये बंदा अकेला बिजनेस कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। मैं अकेला अपना काम कर रहा हूँ, अकेले अपनी दुकान चला रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में अकेला मालिक हूँ, तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। बट एक से ज़्यादा, मिनिमम 2, जब हम भाई मिनिमम दो लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ए और बी ने सोचा कि भाई एक दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, ग्रोसरी की शॉप खोल लेते हैं। ठीक है भाई, इन्होंने ग्रोसरी शॉप खोली और इन्होंने बोला कि दोनों ने ही पैसा लगाया और दोनों ने बोला भाई ग्रोसरी शॉप खोलने का मेरा मोटिव है प्रॉफिट कमाना। तो इन दोनों ने मिलके जब काम स्टार्ट करा और मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो इस दोनों के एक बिजनेस को हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, जब दो या उससे ज़्यादा लोग मिलके कोई भी बिजनेस चलाते हैं फॉर द मोटिव ऑफ द प्रॉफिट, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो यह पार्टनरशिप दो तरीके से हो सकती है, एक ओरल पार्टनरशिप, एक रिटर्न पार्टनरशिप। अब होता कैसे है कि भाई मैंने मिस्टर ए और मिस्टर बी ने बस सोचा और सीधा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई पेपर वर्क नहीं करा, कुछ नहीं लिखा कि कितना किसको प्रॉफिट मिलेगा, कितना कौन कैपिटल ला रहा है। इन्होंने आपस में बात करी, दोस्त थे, मिलके काम स्टार्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं ओरल एग्रीमेंट या ओरल पार्टनरशिप, जहां पे कोई भी कुछ भी रिटर्न में नहीं है कि किसने कितना पैसा लगाया, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। और रिटर्न एग्रीमेंट का एक और रिटर्न, जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, इसको एक और नाम से जाते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें सब कुछ लिखा है कि ए भाई कैपिटल कितना लाया है, बी कितना कैपिटल लाया है, ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग इस पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा है कि किसका कितना पैसा लाया, किसका कितना पैसा बनता है, किसको कितना पैसा मिलेगा। तो पार्टनरशिप डीड इज रिटर्न एग्रीमेंट। वेयर अगर मैं बात करूं ओरल एग्रीमेंट, तो वो एक नॉर्मली हमने बात करी, पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया तो उसको हम बोलते हैं ओरल एग्रीमेंट। क्लियर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हुआ ऐसा कि अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देता है, तो ओरल एग्रीमेंट में हम कोई भी केस नहीं कर सकते, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है किसने क्या प्रॉमिस करा, किसने नहीं करा। तो इसके लिए हमारा जो रिटर्न एग्रीमेंट है ये काम आता है कि अगर कोई पार्टी, हो सकता है पार्टनर ही आपस में घपला कर दे, फ्रॉड कर दे, हो सकता है आपके डेटर क्रेडिटर कोई भी फ्रॉड कर दे, तो उसमें आपका काम आता है रिटर्न एग्रीमेंट। क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट में ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ लिखा होता है, तो वहां पे हमें रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। फिर एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, जो है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ पॉइंट्स हैं हमें जो पता होने चाहिए, और पेपर में 100% एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है। तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया और पार्टनरशिप डीड भी नहीं दिया तो हम कैपिटल रेशियो में ले लेते हैं इसका प्रॉफिट, जो बिल्कुल गलत है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया या फिर क्वेश्चन साइलेंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लेते हैं इक्वल। जैसे अगर 3 पार्टनर है A, B, C, और क्वेश्चन में कुछ भी बोला है कि भाई इनका 5-3-2 है, लेकिन पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है लेकिन ये 5-3-2 में प्रॉफिट ले रहे हैं, तो इसको गलत कर देंगे, क्योंकि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब मेरी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है इक्वल, मतलब 1:1:1। ये याद रखना बहुत जरूरी है। सेकंड,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें बोल रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तभी देंगे, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। कब? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। बट अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें बोला है भाई कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो बिल्कुल मिलेगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सेम केस, अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है तो मिलेगा, अदरवाइज नॉट अलाउड। अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड और पार्टनर आपस में मंजूरी भी ले रहे हैं कि नहीं भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे तब भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन दे देंगे तब भी नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक पार्टनरशिप डीड ना हो। फिर होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, ध्यान से समझना, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, या फिर फर्म पार्टनर को लोन देती है, तो हम ये भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। दोनों ही केस, अगर पार्टनर फर्म को लोन दे या फर्म पार्टनर को लोन दे, तो दोनों ही केस में अगर पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में बताया है कि भाई इतना % इंटरेस्ट मिलेगा तो ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई 6% पर एनम दोनों केस में इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो कंपनी के लिए लॉस है, अगर पार्टनर को लोन दिया है तो कंपनी के लिए इनकम है, लेकिन 6% पर एनम दोनों को मिलेगा ही मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर हमारा 5th पॉइंट आ जाता है सैलरी, जिसको हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, किसी भी नाम से जानते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है तो मिलेगा, अदरवाइज नॉट अलाउड। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो फिर नॉट अलाउड। लास्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर हमें न्यू पार्टनर लेके आना है, ठीक है, अगर हमें न्यू पार्टनर लेके आना है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें बोला है कि अगर भाई 75% पार्टनर्स एग्री होते हैं किसी भी पार्टनर को लाने के लिए तो हम 75 की परमिशन से ले आएंगे। बट अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 100% एग्रीमेंट, अगर 100% पार्टनर एग्री करते हैं तभी नया पार्टनर लाएंगे, अदरवाइज नया पार्टनर नहीं लाएंगे। दोस्तों इन 6 पॉइंट्स में से एक, 6 पॉइंट्स जो मैंने बताया इन 6 पॉइंट्स में से एक आपको पेपर में जरूर दिखने वाला है। कौन कौन सा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाएगी? 1:1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं देंगे, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। सैलरी नॉट अलाउड। और एडमिशन ऑफ पार्टनर कब हो सकता है? ओनली तब होगा जब सारे ही पार्टनर एग्री करेंगे, किसके लिए? एडमिशन के लिए। अब एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, चार्ज ऑन प्रॉफिट और अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो हमारे P&L में आते हैं, और वो खर्चे होते हैं चाहे मेरी इनकम हो या ना हो, चाहे मेरी प्रॉफिट हो चाहे मेरा लॉस हो, मुझे ये देना ही देना है खर्चा, उसको हम बोलते हैं चार्ज ऑन अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्जाम्पल, रेंट। अब भाई मैंने रेंट पे घर लिया हुआ है, अब मेरा प्रॉफिट, फैक्ट्री ली हुई है, अब मेरा प्रॉफिट हो ना हो रेंट तो मुझे देना पड़ेगा, तो रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने लोन लिया है बैंक से, तो बैंक ये थोड़ी बोलेगा भाई तेरा प्रॉफिट जब होगा तभी मुझे दियो, नहीं, बैंक तो बोलेगा भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे तो पैसा चाहिए, इसलिए बैंक को भी लोन का पैसा देना है। तो तभी मैंने बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा 6% देना ही देना है, चाहे कोई बोले या ना बोले, ठीक है। उसके बाद सैलरी, किसकी सैलरी? एम्प्लॉयज़ की या मैनेजर की। तो ये ऐसे कुछ खर्चे हैं जो प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें देना होता है, इसी को हम बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट, और ये कहाँ पे दिखाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर आता है भाई एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो हम सिर्फ और सिर्फ तब करेंगे जब हमारी फर्म के पास प्रॉफिट हो। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ तभी दिया जाता है जब हमारी कंपनी के पास, फर्म के पास प्रॉफिट हो। अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। साथ ही साथ सैलरी ऑफ पार्टनर, सैलरी ऑफ पार्टनर भी तभी मिलेगी अगर फर्म के पास प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा। सेम टू सेम जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी तभी बनाया जाता है अगर फर्म के पास प्रॉफिट है, क्योंकि जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर जनरल रिजर्व हमारे कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, तो हम जनरल रिजर्व नहीं बना सकते, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बताया अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट वाले खर्चे हैं जैसे रेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये P&L में से माइनस हो जाएंगे,
और अगर हमारे पास एप्रोप्रिएशन वाले हैं तो इसके लिए हम बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जो हमारा बनता है आफ्टर पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, हो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, यहां पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, हमने पी एंड एल बनाया, पी एंड एल के बाद हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करना है, जितना भी हमारा वहाँ नेट प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, जितने भी मेरे खर्चे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि नेट प्रॉफिट दे देता है और फिर बताता है इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक चार्ज नहीं करा। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं करा तो ये वाला नेट प्रॉफिट में से हम क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर जो भी रेंट। अगर ऐसा कोई खर्चा दिया है तो इसको माइनस कर देंगे। कब, अगर उसने नेट प्रॉफिट में से ये माइनस नहीं करा तो जितना प्रॉफिट बचेगा वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ वो सारे खर्चे लिखेंगे जो एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब मान लो दो पार्टनर है तो एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ऐसी सैलरी टू पार्टनर हो गई, तो दो पार्टनर है, ए सैलरी, बी की सैलरी। जनरल रिजर्व, तो ये सब चीजें यहां आ जाएंगी। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर दो पार्टनर है तो ए की ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना है, बी की ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना है। उसके बाद हम निकालेंगे कि भाई ये मेरा डेबिट साइड, ये मेरा क्रेडिट साइड। तो डेबिट क्या होता है, कंपनी का, फर्म का खर्चा, क्रेडिट फर्म की इनकम। इफ इनकम साइड इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर साइड, तो यहां पे हम लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर। और ये प्रॉफिट किस किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मतलब एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। किस में, जो इनकी रेशो होगी 2:1 होगी 2:1 में हो जाएगा, 5:2 होगी 5:2 में हो जाएगा, कुछ नहीं बताएगा तो 1:1 में हो जाएगा। सेम अगर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी। तो अगर इनकम होगी तो इनकम ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल में, और अगर लॉस होगा तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, नेट प्रॉफिट लेंगे। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट के बाद दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट अभी तक माइनस नहीं करा तो उसको माइनस करके लिख देंगे, वो मेरा नेट प्रॉफिट होगा। फिर जितने भी कंपनी फर्म के एक्सपेंसेस है जो पार्टनर्स के लिए है वो यहाँ लिख देंगे, जितनी भी पार्टनर की इनकम है वो यहाँ लिख देंगे, फर्म के लिए जो पार्टनर की इनकम है। फिर जो भी हमारा लॉस होगा वो यहाँ जाएगा, अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं। जैसे क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है प्रॉफिट ₹1 लाख। ठीक है, ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, रेशो नहीं बता रहा तो हम मान लेंगे 1:1 है। प्रॉफिट है फर्म का 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 10,000। ठीक है, उसके बाद बात कर रहा है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है ए का 10,000, बी का भी 10,000 और सी का भी 10,000। कह रहा है भाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ, मैंने कहा बना देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें फुल फ्लैज बनाने को तो आएगा नहीं क्योंकि पेपर एमसीक्यू आएगा। यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट देखो मुझे 1 लाख तो दे रखा है, लेकिन अभी तक ये कह रहा है कि इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें से माइनस नहीं करा। तो हम लिखेंगे 1 लाख माइनस 10,000, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया भाई 90,000 रुपये। फिर हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का एंड सी का, तीन पार्टनर है तो तीनों का मैंने 10,000 ले लिया, तो टोटल हो गया मेरा 30,000। फिर मैंने और कुछ लिया है नहीं, और कुछ नहीं लिया। मान लो अगर सैलरी भी होता तो मैं यहाँ लिख देता सैलरी अकाउंट, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो मैं यहाँ लिख देता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब नहीं है तो हम इतना ही कर लेते हैं। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ, ये आ गया मेरा 90,000, ये भी 90,000 आ जाएगा, तो मेरा 60,000 का डिफरेंस आ गया डेबिट साइड, जो मेरा होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा, तीन पार्टनर को मिल जाएगा ए बी सी को। अब प्रॉफिट रेशो नहीं दी तो प्रॉफिट रेशो हम अज्यूम कर लेंगे क्या होगा 1:1। तो 60,000 को अगर मैं 1:1 में बांटो तो कितना हो गया 20,000, 20,000 और 20,000।
बस क्वेश्चन खत्म। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो वो तुमसे पूछ सकता है भाई कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ये निकाल देंगे। वो पूछ सकता है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, हम ये बता देंगे। तो इस तरीके से हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म। बट इसी में अब एक टॉपिक आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इफ एप्रोप्रिएशन अमाउंट इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। कह रहा है कि भाई जितना मेरा प्रॉफिट है ना उससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये हम सिर्फ तभी देते हैं जब पार्टनर को प्रॉफिट हो। ठीक है, अब दुविधा ये आ जाती है कि फर्म को प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट कम पड़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, हम एक्सपेंसेस की रेशियो निकालते हैं और जितना भी मेरा प्रॉफिट है उस रेशियो में बांट देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लिख सकते हो आप एग्जांपल। हम ये ले लेते हैं कि भाई 3 पार्टनर है ए बी सी, 1:1:1 इनकी रेशियो है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका बनता है भाई 10,000, इसका बनता है 20,000, इसका बनता है 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम ले लेते हैं भाई सैलरी, इसकी सैलरी बनती है 20,000 रुपये, ठीक है, इसकी सैलरी बनती है 10,000 रुपये और इसकी सैलरी बनती है 30,000 रुपये। ठीक है, और हमारा जो फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है हमारा बस 50,000 रुपये। तो अगर मैं देखूं तो ए को कितना पैसा मिलना चाहिए, 30,000 रुपये, बी को कितना पैसा मिलना चाहिए, 30,000 रुपये, और सी को कितना मिलना चाहिए, 60,000 रुपये। अब यार ये तो दिक्कत हो गई, टोटल जो एप्रोप्रिएशन है, टोटल जो पार्टनर्स को पैसा मिलना चाहिए वो कितना मिलेगा, 30 + 30 + 60। टोटल प्रॉफिट मेरे पास कम से कम 1,20,000 होना चाहिए अगर मैं इनको पैसा दूं तो अब हुआ क्या, प्रॉफिट तो मेरे पास सिर्फ 50,000 का है। तो अब मेरे पास दुविधा आ गई, प्रॉफिट भी है लेकिन जो एप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट से ज़्यादा आ गई, मतलब जो पार्टनर्स को पैसा देना है वो हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा पैसा है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा। तो क्वेश्चन उम्मीद है समझ आ गया होगा, मैं दोबारा से समझाता हूँ। मेरे पास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 50,000 रुपये का प्रॉफिट है, फिर लेकिन मैंने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 10,000, बी का है 20,000, सी का है 30,000, और सैलरी ए की 20,000, इसकी 10,000, इसकी 30,000। तो मैंने टोटल एप्रोप्रिएशन निकाला तो मेरे को टोटल जो खर्चा करना है फर्म को पार्टनर्स के ऊपर वो 1,20,000 करना है, लेकिन फर्म के पास तो सिर्फ 50,000 प्रॉफिट है। और हमने ये पढ़ा है कि फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आ सकता, कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हम नहीं, मतलब लॉस कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, अब दुविधा आ गई। तो अब क्या करते हैं, अब मैं क्या करूंगा, जितना भी इनका पैसा बनता है ए बी और सी का, इनका रेशियो निकाल लूंगा। 30,000 30,000 60,000, तो इनकी अगर मैं रेशियो निकालूं 3:3:6, मतलब 1:1:2। तो ये कह रहा है 50,000 का जो रेशियो निकल गया इनके एक्सपेंसेस का, वो इस तरीके से निकल गया 1:1:2। मतलब ए को मिलेगा 1/4, बी को भी मिलेगा 1/4 और सी को मिलेगा 2/4। जितना भी कंपनी के पास, फर्म के पास पैसा है उस पैसे का 1/4 किसको मिल जाएगा, ए को। 1/4 हमने यहां से निकाला है, 1/4 1/4 2/4। तो कहने का मतलब 50,000 का 1/4 अगर मैं करूं, ठीक है, 1/4 इसका कर लेते हैं, 50,000 का कितना आएगा, 50,000 डिवाइड बाई 4, तो ये मेरा आ गया 125, 12,500। तो 12,500 इसको मिल जाएगा, 12,500 इसको मिल जाएगा और 25,000 इसको मिल जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है उस केस में अगर हमारा एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज़्यादा है हमारे प्रॉफिट के अमाउंट से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, जितना भी मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ज़्यादा हम कभी भी पार्टनर्स को पैसा नहीं दे सकते। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, स्टेप नंबर 1 होता है उसके लिए हमारा, ये लिख लेना, स्टेप नंबर 1 होता है उसके लिए कि हम टोटल एप्रोप्रिएशन निकालें, टोटल एप्रोप्रिएशन ऑफ ईच पार्टनर, कि हर पार्टनर का एप्रोप्रिएशन निकाला। जैसे मैंने ए का निकला था 30,000, बी का निकला था 30,000, ये टोटल एप्रोप्रिएशन हो गया। सी का निकला था 60,000। फिर स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है, रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस। तो रेशियो निकाल ली हमने 1:1:2। स्टेप नंबर 3, डिवाइड ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन एक्सपेंस रेशियो।
जो हमने इनके एक्सपेंसेस की रेशियो निकाली है उस रेशियो में हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारा काम खत्म। और इसमें हमारा जो एमसीक्यू आ सकता है वो एमसीक्यू इसमें इस तरीके से आएगा, वो पूछ सकता है कि भाई अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो ए के हिस्से में कितना पैसा आएगा, बी के हिस्से में कितना पैसा आएगा, सी के हिस्से में कितना आएगा। या वो पूछ सकता है कि भाई किस रेशियो में पैसा डिवाइड होगा। तो हमारे पास याद रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, उसमें डिवाइड नहीं होगा, किस में होगा, इन वाली रेशियो में। तो वो रेशियो भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा रेशियो क्या है तो रेशियो हो गई 1:2 अगर पूछेगा कितना कितना मिलेगा तो ए को 12,000 12,500, बी को 12,500 और सी को 25,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास दो तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक होता है भाई हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स में हमारे दो अकाउंट बनते हैं, पहला बनता है कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ 4 चीजें आती हैं, दूसरा बनता है करंट अकाउंट और इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, जो इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो वो ये बन जाएगा। फिक्स अकाउंट के दोनों अकाउंट को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो मेरा बन जाता है फ्लेक्सिबल अकाउंट। ठीक है, और फिक्स अकाउंट में मैंने दो अकाउंट बताए कौन कौन से, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारा करंट अकाउंट। बहुत ही ईजी है। अगर मैं बात करूं कैपिटल अकाउंट, फिक्स की बात कर रहे हैं तो फिक्स में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल मेरी क्या होती है भाई, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, लाइबिलिटी होती है तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस बीडी। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ पे आएगा भाई, क्रेडिट साइड, और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस आएगा हमेशा डेबिट साइड। तो यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस बीडी, यहाँ पे बैलेंस, वहाँ बैलेंस बीडी तो बैलेंस सीडी यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों चीज़ें तो इसमें आएंगी। इसके साथ जो अलग से दो चीज़ें आ सकती है वो आएगी अगर मैंने अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया। जब हम कैपिटल लेके आते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री होती है कैश टू कैपिटल। ठीक है दोस्तों, कैश टू कैपिटल अगर हम अपना एसेट कैपिटल लेके आते हैं। अब मैंने यहाँ एक पार्टनर का बनाया तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ 2-3 पार्टनर का भी बना सकते हैं, एक ही बात है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पार्टनर का बना दिया, इसको 3 पार्टनर का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बीच में 2 लाइन खींच दो, बन गया पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। इसमें भी 3 लाइन खींच दो, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। अब देखते हैं, है ना, जब हम कैपिटल लेके आते हैं तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब मुझे कैपिटल बनाना है तो ये मेरी एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कब, अगर मैं एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा हूँ, अगर मैं अपनी फर्म में एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं अपना विड्रॉ करके ले जा रहा हूँ कैपिटल, याद रखना ड्राइंग 2 तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल ड्रॉ, एक होती है ड्राइंग ऑफ कैपिटल। ड्राइंग ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि मैंने अपनी फर्म में जो पैसा लगाया था उस पैसे को निकाल के ले जा रहा हूँ, और एक होता है ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैं अभी आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के नाम से आएगा, लेकिन कब, इफ कैपिटल विड्रॉन। अगर वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तभी आएगा, अगर वो प्रॉफिट या नॉर्मल ड्राइंग कर रहा है तो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, 4 ही चीज आती है इसमें, 4 से ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉन ऑफ कैपिटल। कब, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। उसके बाद हमारा बनता है, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो इसके बाद जो सेकंड अकाउंट बनेगा वो हमारा बनता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में 3 पार्टनर का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसी चीजें आती हैं। करंट अकाउंट हमारा दोनों साइड, कैपिटल अकाउंट हमें हमेशा 12th क्लास में क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड ही मिलता है, बट जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट हमारा कहीं भी मिल सकता है। अगर एसेट में है तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस बीडी, अगर एसेट्स में गिवन है, और अगर लाइबिलिटी में गिवन है तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस बीडी। समझ आया? अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी में है तो यहाँ लिख देंगे, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस एसेट है तो मैं यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जितनी भी हमारी इनकम हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर्स की जो इनकम है, क्योंकि क्रेडिट इनकम, डेबिट खर्चा, और हम पार्टनर्स के लिए बना रहे हैं, तो पार्टनर्स की जितनी भी इनकम है यहाँ लिख देंगे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, उसके बाद हमारा कमीशन हो, उसके बाद हमारा सैलरी हो, ठीक है, या जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में बनाया था P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हो, सब चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। साथ ही साथ पार्टनर के खर्चे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ठीक है,
नॉर्मली हमारा ड्राइंग भी हो गया, ये वाला होता है ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग ऑफ कैपिटल हमने ऊपर लिख दिया, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट यहाँ आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, या P&L अप्रोप्रिएशन में लॉस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। साथ ही साथ अगर जनरल रिजर्व बढ़ रहा है वो भी यहाँ आ गया, कंपनी का P&L बढ़ रहा है वो भी यहाँ आ गया, और अगर कंपनी का लॉस बढ़ रहा है वो यहाँ आ गया। तो ये सब हम कर देंगे, और टोटल जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो इसका बैलेंस CD यहाँ पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा, दोनों में से कहीं भी इसका बैलेंस CD आ सकता है। तो अगर इधर की तरफ बैलेंस CD आएगा तो वो लाइबिलिटी साइड जाएगा, और इधर की तरफ बैलेंस CD आएगा तो वो एसेट साइड आएगा। बस हमारा करंट अकाउंट का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर बैलेंस BD एसेट में दिया है तो इधर आएगा, बैलेंस BD लाइबिलिटी में दिया है तो इधर आएगा, और CD उल्टा हो जाता है। अगर बैलेंस CD क्रेडिट में आ रहा है तो वो एसेट में जाएगा, बैलेंस CD अगर डेबिट में आ रहा है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। यहाँ सारी पार्टनर्स की इनकम आ जाएंगी, यहाँ सारे पार्टनर्स के लॉस एंड खर्चे आ जाएंगे। ये बन गया हमारा करंट अकाउंट। और इन दोनों अकाउंट को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, किन दोनों अकाउंट को, फिक्स अकाउंट जैसे मैंने बनाया था ऊपर, फिक्स में 2 अकाउंट बनाए थे, अगर मैं उसको कंबाइंड कर दूं तो ये फ्लेक्सिबल अकाउंट का क्या बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कंबाइंड कर देंगे, कुछ नहीं करना, बाकी और सेम टू सेम है बाकी चीज़ें। उसमें 2 अकाउंट ना बना के हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सब कुछ यहीं लिख देते हैं। जैसे बैलेंस BD हो गया किसका, कैपिटल का, ठीक है दोस्तों। और बैलेंस BD जैसे कि मैंने बताया, बैलेंस BD हमारा कहाँ पे आता है, बैलेंस BD हमेशा जो लाइबिलिटी का बैलेंस, जो हमारा कैपिटल का बैलेंस BD होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड ही आएगा, डेबिट साइड नहीं आएगा। आता है बट अभी 12th लेवल पे नहीं आता। उसके बाद अगर मैंने कोई ड्राइंग कर दी यहाँ पे आ जाएगी। अब ये ड्राइंग चाहे कैपिटल की हो या प्रॉफिट वाली हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, यहाँ पे लॉस आ गया। ये सारी चीज़ें मैं कंबाइंड कर दूंगा। अगर करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट आ गया, यहाँ पे भी करंट अकाउंट आ गया, इन सबको मैंने प्लस कर दिया, बैलेंस CD आ गया, बस। तो कहने का मतलब ऊपर वाले दोनों अकाउंट अगर मैं प्लस कर दूं, कंबाइंड कर दूं, तो वो मेरा क्या बन जाता है, फ्लेक्सिबल अकाउंट। बस इतना सा डिफरेंस है फिक्स और फ्लेक्सिबल में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बनाने को तुम्हें आएगा नहीं, बस यही पूछेगा डेबिट में आएगा या क्रेडिट में। क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के डेबिट में आएगा या क्रेडिट में, तो मुझे पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आएगा, पार्टनर के क्रेडिट में। क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आएगा, तो मैं बता दूंगा यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अगर कैपिटल फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ड्राइंग कहाँ पे आएगी। अब ड्राइंग के आगे ये नहीं बोल रहे हैं ड्राइंग ऑफ कैपिटल, अगर सिंपल ड्राइंग की बात कर रहा है तो मतलब ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो वो बोल रहा है अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ड्राइंग कहाँ पे आएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी या करंट अकाउंट में आएगी, तो आंसर होगा हमारा करंट अकाउंट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है, ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछेगा, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला आता है हमारा कमीशन, कमीशन टू अ पार्टनर या कमीशन टू अ मैनेजर, जो भी नॉर्मल होती है। तो पार्टनर्स कमीशन, अब कमीशन 2 तरीके से निकलता है, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, और एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये भी पेपर में काफी आता है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन का सिंपल रूल होता है हमारा, सिंपल एग्जांपल, कमीशन इज 10%। प्रॉफिट जो हमने निकाला, प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सबके माइनस करने के बाद वो हमें बताएगा कि जो हमारा कमीशन है वो कौन से प्रॉफिट पे लगेगा। तो प्रॉफिट सब कुछ निकालने के बाद आ गया हमारा 1,10,000 रुपये। तो हमारा कमीशन कितना हो जाएगा, कमीशन सीधा 10%, 1,10,000 पे लगेगा, तो हमारा कमीशन हो गया भाई 11,000। सिंपल 10% लग जाएगा, कुछ नहीं करना। बट सेम अगर वो बोलेगा प्रॉफिट इज 1,10,000 एंड बिफोर आफ्टर चार्जिंग में बोल रहा है कमीशन इज 10%, तो इसमें हमारा फॉर्मूला होता है कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो कहने का मतलब जो भी मेरा रेट है ये नीचे 100 पे प्लस हो जाएगा, मतलब 1,10,000 इंटू 10% अपॉन 110। तो इस केस में जो मेरा इंटरेस्ट आएगा वो 10,000 आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। आफ्टर चार्जिंग वाले में जो भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो नीचे 100 के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बिफोर वाले में सिंपल लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट है कि क्यों ये इसके नीचे 100 लगता है, क्यों, आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है जो प्रॉफिट है वो 110% है,
ठीक है, अब ये मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बस अभी हमें फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला याद हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता, तो इसलिए हमें सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब करते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगला कॉन्सेप्ट आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ड्राइंग दो तरीके की होती है, एक होती है ड्राइंग ऑफ कैपिटल और एक होता है ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि भाई कैपिटल कौन सी वाली ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट कौन सी वाली ड्राइंग पे लगाया जाता है, कैपिटल पे या फिर प्रॉफिट पे। तो आंसर होगा जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है बेटा, वो हमेशा ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट पे लगाया जाता है। ड्राइंग ऑफ कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट लग ही नहीं सकता कि मैंने अपना कैपिटल लगाया बिजनेस में और वो कैपिटल में निकाल के ले गया, तो अपना पैसा मैं निकाल के ले गया तो किस बात का इंटरेस्ट मिलेगा भाई मुझे। मैं अपना पैसा ले गया, अगर मैं अपना पैसा यहाँ रखता तो मैं इंटरेस्ट मिलता मुझे, अब अपना ही पैसा मैं निकाल के ले गया तो भाई मैं अपने पैसे पे क्यों इंटरेस्ट दूँ। तो सर ये दूसरी चीज़ क्या होती है इंटरेस्ट ऑन, ये ड्राइंग ऑन प्रॉफिट। तो ड्राइंग ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है कि जैसे पार्टनर्स हैं, अब पार्टनर्स को भाई अपने घर का खर्चा भी तो चलाना है। अब जब पार्टनर्स को अपने घर का खर्चा चलाना है तो सर उनको प्रॉफिट मिलता तो है, प्रॉफिट मिलता है उनको साल के एंड में, तो उनको अपना घर का खर्चा तो पूरे साल चलाना होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हर महीने या हर क्वार्टर या हर वीक, वो उनकी मर्जी है, या कभी भी साल में कुछ प्रॉफिट में से पैसा ले लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का या अपनी कंपनी में से कुछ पैसा ले लेते हैं कि भाई जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मेरे प्रॉफिट में से इस ड्राइंग को एडजस्ट कर देना। तो अपना घर का खर्चा चलाने के लिए वो बिजनेस इनकम में से कुछ पैसा निकाल लेते हैं ड्राइंग के नाम पे, कि जब एंड में मेरा प्रॉफिट मुझे मिलेगा तो प्रॉफिट में से ये माइनस कर देना। उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट, और इसी पे हमारा लगता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट का एक तो हो गया हमारा बेसिक तरीका लगाने का, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मुझे डेट दी है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 10% पर एनम, और ड्राइंग दिया है, मुझे बता रहा है कि भाई 1/10/2020 को मैंने 20,000 रुपये की ड्राइंग करी है, मतलब मुझे डेट भी दिया है और इंटरेस्ट का रेट भी दिया है। तो ये तो सिंपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना लग जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 20,000, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 10% इंटू 6 महीने मतलब 6/12। तो कहने का मतलब मेरा इंटरेस्ट आ गया 1,000। किस केस में, जब मुझे इंटरेस्ट इस तरीके से दे रखा हो कि भाई मुझे इंटरेस्ट की डेट भी दे रखी है और इंटरेस्ट का रेट भी दे रखा है, ड्राइंग की डेट भी दे रखी है, ड्राइंग का रेट भी दे रखा है। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी। दूसरा तरीका होता है हमारा एवरेज पीरियड। अब आता है हमारा एवरेज पीरियड, यही मैक्सिमम पेपर में आता है। तो एवरेज पीरियड में क्या होता है, एवरेज पीरियड में जो मेरा ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। अभी मैं करके दिखाऊंगा एक न्यूमेरिकल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, अब ये एवरेज पीरियड निकालेंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन एवरेज पीरियड हम निकालेंगे कैसे। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमारे ये वाला मेथड लगाने के लिए एक तो हमारी जो डेट हो, डेट यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब एक ही डेट पे मैं निकालूंगा। जैसे कि मैं हर महीने ड्राइंग निकाल रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए जो ड्राइंग का अमाउंट है वो और ड्राइंग की डेट एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। जैसे मैं अगर हर महीने की पहली तारीख को 10,000 निकाल रहा हूँ तो मैं हर महीने की पहली तारीख को 10,000 निकालूंगा पूरे साल भर। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ एवरेज पीरियड निकालते कैसे हैं, बट बेटर है अभी इस टाइम पे तो हमें, क्योंकि हमारा सिंपल सी बात है एवरेज पीरियड हमें याद होना चाहिए क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ एवरेज पीरियड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे अभी हम केस 1 करते हैं कि ड्राइंग हम फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ।
कि मैं हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग ले रहा हूँ, हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस केस में मेरा एवरेज पीरियड कितना आएगा। तो मुझे पता है, देखो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। अगर मैं हर महीने की पहली तारीख को, मतलब मैंने फर्स्ट ड्राइंग कर ली 1 अप्रैल को, जब मैंने 1 अप्रैल को ड्राइंग कर ली तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे, क्योंकि मैंने बोला मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जब मैंने पहली अप्रैल को ड्राइंग ले ली तो कितने महीने बचे, 12 महीने। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 प्लस लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी होगी, 1 मार्च को, क्योंकि मैं हर महीने की 1 तारीख को, तो लास्ट ड्राइंग करी होगी मैंने 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 1। तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2, तो मेरा एवरेज पीरियड आ गया 6.5। तो इस तरीके से हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। बट फिलहाल अब मैं हर एक चीज़ का एवरेज पीरियड नहीं निकाल के दे सकता, तो अभी हमारा एक ही काम है कि मुझे एवरेज पीरियड याद होना चाहिए। और एवरेज पीरियड निकालते कैसे वो मैं समझा चुका। एवरेज पीरियड याद करने के लिए मुझे यहाँ मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से टेबल बना लेते हैं जो हमारे लिए इजी रहेगा। अगर मैं ड्राइंग मंथली कर रहा हूँ या मैं ड्राइंग क्वार्टरली कर रहा हूँ, ये बस मुझे याद रखना कि अगर मैं मंथली कर रहा हूँ या क्वार्टरली कर रहा हूँ तो हम किस तरीके से उसको याद रखें। ठीक है, मैक्सिमम मंथली एंड क्वार्टरली आता है। अगर मैं मंथली कर रहा हूँ और 1st ऑफ एवरी मंथ कर रहा हूँ, 1st ऑफ एवरी मंथ ऑब्लिक क्वार्टर, अगर मैं 1st ऑफ एवरी मंथ या क्वार्टर कर रहा हूँ तो मंथली हो जाएगा 6.5, और वहीं अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली की तो क्वार्टरली हो जाएगा 7.5। सेकंड, अगर मैं मिड ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहा हूँ, मिड ऑफ एवरी मंथ ऑब्लिक क्वार्टर, तो इसमें मिड आ जाएगा 6। मिड ऑफ एवरी मंथ या क्वार्टर, मिड का कुछ भी हो दोनों में 6 ही आना है। सी, अगर मैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहा हूँ, एंड ऑफ एवरी मंथ ऑब्लिक क्वार्टर, तो इसमें आएगा 5.5 और इसमें आएगा 4.5। बस मुझे ये नंबर्स याद रखने हैं। अगर मुझे ये नंबर याद हो गए तो बस मेरे को कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, आराम से हो जाएगा। वहीं क्वार्टरली की जगह अगर हम 6 मंथ की बात करें, अगर मैं मंथली 6 मंथ में विड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 3.5, ये आ जाएगा मेरा 3 और ये मेरा आ जाएगा 2.5। तो इन तीनों से अलग कुछ भी नहीं पूछ सकता वो पेपर में, हमें ये तीनों पता होने चाहिए और सिंपल हम अपने अमाउंट पे इसको अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक मंथली का करके दिखा दूंगा, एक क्वार्टरली का दिखा दूंगा। इसके कम चांस होते हैं बट फिर भी हमें नंबर पता होना चाहिए, इसको सिंपल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। जैसे एग्जाम्पल, मैं 1st ऑफ एवरी मंथ को 10,000 निकाल रहा हूँ। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो हमारा टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, अगर हर महीने में 10,000 रुपये निकाल रहा हूँ, हर महीने अगर 10,000 निकाल रहा हूँ तो पूरे साल का कितना हो गया भाई, 1,20,000। ठीक है, इंटू रेट कितना है 10% अपॉन 100। अब चेक करो, 1st ऑफ एवरी मंथ निकालता हूँ तो मेरा एवरेज पीरियड आता है 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 12 कर लेते हैं, ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो 12 से 12 कट गया, इससे ये कट गया, आंसर निकाल लो। मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 78। तो मेरा जो इंटरेस्ट आ गया 7,800 आ गया। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 7,800। ऐसे ही अगर मैं इसका क्वार्टरली बोलूं कि 1st ऑफ एवरी क्वार्टर में मैं 10,000 निकाल रहा हूं। क्वार्टर का मतलब होता है दोस्तों साल में 4 बार। ठीक है, क्वार्टर का मतलब होता है साल में 4 बार। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम भाई। अब क्वार्टरली की बात कर रहा है, अगर मैं साल में 4 बार 10-10 हज़ार निकाल रहा हूँ तो उस केस में टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी मेरी, 40,000। क्यों, क्योंकि क्वार्टरली निकाल रहा हूँ। क्वार्टरली का मतलब 1st क्वार्टर में 40, 2nd क्वार्टर में 10, 1st क्वार्टर में 10, 2nd क्वार्टर में 10, उसके बाद 3rd में 10 एंड 4th में 10। तो 40,000 हो गया। इंटू रेट कितना है मेरा 12/100 इंटू 1st ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहा हूँ तो 7.5/12। तो 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, निकाल लो 0 0 0 एंड 3। तो 3,000 मेरा आंसर आ गया। तो ये हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का एवरेज पीरियड।
ठीक है दोस्तों, अब अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म नहीं हुआ, अभी और आएगा आगे। अब बात करते हैं, अगर मुझे डेट नहीं गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर भाई मुझे ड्राइंग की डेट ही नहीं गिवन, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे दिया हुआ है पर एनम में। ध्यान से समझना क्वेश्चन दोनों, मैंने बोला मुझे डेट नहीं गिवन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे किस में दिया है, पर एनम में दिया है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हमारा जो एवरेज पीरियड है उसको हम 6 मान लेंगे। मतलब हम ये मानेंगे कि हमारी जो ड्राइंग है वो मिड ऑफ द ईयर में हुई है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन सुनना, मुझे डेट ऑफ द ड्राइंग नहीं दी कि भाई पूरे जो मैंने ड्राइंग करी है वो किस डेट पे करी है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे दिया हुआ है एग्जांपल 10% पर एनम में दिया होगा, याद रखना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका जो एवरेज पीरियड ले लूंगा वो 6 मंथ ले लूंगा। हम ये मानेंगे कि इसकी जो ड्राइंग हुई है वो मिड ऑफ द ईयर में हुई है। क्लियर है? अगला पॉइंट, सेम क्वेश्चन है बट सब चीज सेम है कि मुझे भाई डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है विदाउट पर एनम, विदाउट पर एनम। इसका मतलब है मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 10%, ये नहीं दिया कि पर एनम। तो हम क्या करेंगे, 100% डेप्रिसिएशन, 100% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 100% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 100% का मतलब होता है 10% का 10%। मतलब इसमें जो मैं एवरेज पीरियड लूंगा वो 12 महीने लूंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम में नहीं दिया और डेट ऑफ ड्राइंग भी नहीं दी, ठीक है, और डेट ऑफ ड्राइंग दे भी दी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे पर एनम वर्ड नहीं लगा तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल कर दूंगा, जितना मान लो एग्जांपल मेरा ड्राइंग दिया 10,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 12%, पर एनम नहीं बोल रहा। अब मैंने चाहिए एक दिन पहले ही दिया हो, मैं इस 10,000 पे पूरा 12% लगा दूंगा, मतलब मुझे 1200 रुपये इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा अगर वर्ड पर एनम नहीं लिखा हुआ आगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर होगा। आगे कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दोस्तों जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, ये लगता है ओपनिंग कैपिटल पे या फिर एडिशनल कैपिटल पे। जैसे एग्जाम्पल कि जितने टाइम हम कैपिटल को यूज करेंगे, जितने टाइम हम पैसा यूज करेंगे उतने ही टाइम तो इंटरेस्ट लगेगा। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल कि भाई मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। अब हुआ ऐसा, 1 अप्रैल 2020 को मैंने कैपिटल थी फर्म में 10 लाख रुपए, फिर मैंने एडिशनल कैपिटल 1/10/2020 को मैं और कैपिटल लेके आ गया 2,000 रुपये, 2 लाख रुपए की। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखना। ये वाली जो कैपिटल है, क्वेश्चन देखो, ये वाली जो कैपिटल है ये मैंने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यूज करी है, क्योंकि मैंने विड्रॉ नहीं करी। याद करना, विड्रॉ नहीं करी। अगर विड्रॉ करता तो उस केस में ही मैं बताता हूं। ये वाली कैपिटल मैंने पूरे 1 साल यूज करी है और मैं मान लेता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 10%। तो ये कैपिटल मैंने पूरे 1 साल यूज करी है, तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख कैपिटल, 1 लाख। तो मैंने क्या करा भाई, 1 लाख का इंटरेस्ट इस पे, साथ ही साथ मैं जो एडिशनल कैपिटल लेके आया हूं 2 लाख की, किस डेट पे लाया हूं, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 6 महीने। तो 2 लाख पे 6 महीने का मतलब 2 लाख पे 20,000, 10,000 ये हो गया। तो मेरा 6 महीने का लगाऊंगा तो 10,000 आएगा। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,10,000 का। अगर मान लो मैं इसको विड्रॉ कर लेता इस डेट पे, तो मैं इस पे सिर्फ 6 महीने का ही इंटरेस्ट देता। अगर मान लो मैं इसमें से 10 लाख में से, जैसे मैं भी करा देता हूँ ये वाला, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2020 को मेरे पास 10 लाख कैपिटल था, फिर मैंने 1 अक्टूबर 2020 को विड्रॉ कर लिया 5 लाख कैपिटल। ठीक है, तो कहने 5 नहीं 4 कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो अब चेक करो ये 10 लाख कहां से कहां तक था। ये 10 लाख मेरे पास 1 अप्रैल 2020 से लेके
30 सितंबर 2020 तक रहा, मतलब 6 महीने। तो मैं यहाँ 6 महीने का 10 लाख पे लगाऊंगा। 6 महीने का 10 लाख पे लगेगा तो कितना आएगा, 50,000। साथ ही साथ जब मैंने 4 लाख विड्रॉ कर लिया तो मेरे पास अब कैपिटल कितना बचा, 6 लाख। 6 लाख कैपिटल पे मैं लगाऊंगा आगे वाले 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर के बाद 4 लाख तो मैं निकाल के ले गया, तो मेरे पास बचा कितना, सिर्फ 6 लाख। तो 6 लाख पे मैं 10% निकालूंगा 60,000, और 6 महीने का हो गया 30,000। तो इस केस में मेरा जो टोटल इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 80,000। कि जो पैसा हम अपना विड्रॉ करके ले जाते हैं कैपिटल का, उस पर मुझे उसके बाद इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसलिए उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। अब ये तो था इजी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई मुझे जो कैपिटल दिया है वो 31 मार्च का दिया है, 31 मार्च 2021 का, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। कह रहा है मुझे कैपिटल दिया है क्लोजिंग, तो मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूं, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट निकल नहीं सकता। तो अब क्वेश्चन तो भाई ये दुविधा वाला हो गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी हमें कहानी नहीं लिखनी, सिंपल सा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाने का। क्या फॉर्मूला है, हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, इसमें प्लस कर देंगे लॉस अगर हमारे पास लॉस है तो, माइनस कर देंगे प्रॉफिट अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे ड्राइंग अगर हमें ड्राइंग हुई है तो, हमने ली है ड्राइंग, प्लस माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है दोस्तों, तो ये सब करने के बाद मेरे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल मेरे पास आ गया, तो इस पे मैं क्या लगा दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है मुझे 10 लाख रुपए का, प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे 2 लाख रुपए का, ड्राइंग दिया हुआ है मुझे 2 लाख रुपए का, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है मुझे 5 लाख रुपए का। तो हम जो चीज़ें गिवन है वो ले लेंगे, जो नहीं गिवन उसको छोड़ देंगे। तो ओपनिंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भाई 10%। कह रहा है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ, मैंने कहा निकाल देंगे। ठीक है, अब देख दोस्तों ऐसा होता है एडिशनल कैपिटल ने यहाँ पे डेट नहीं दी हुई, तो यहाँ पे थोड़ा एडिशनल कैपिटल में डेट के हिसाब से पंगा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी इसको एडिशनल कैपिटल को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डेट दी होगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग निकाल पाएंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल है हमारा 10 लाख, लॉस हमें नहीं दिया तो नहीं लेंगे, प्रॉफिट है हमारा 2 लाख, ड्राइंग है हमारा 2 लाख, बाकी हमारा सब जीरो है। तो हमारा जो ओपनिंग कैपिटल आ गया वो बाय डिफॉल्ट 10 लाख ही आ गया, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस करके 10 लाख। अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी। ड्राइंग ले लेते हैं 5 लाख, तो ड्राइंग मैंने ली 5 लाख, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया 13 लाख। अब मैं इस 13 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाऊंगा, बस सिंपल सा 13 लाख का 10%, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 1,30,000। जो मेरा ये बैलेंस आएगा इसी पे हम क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा कहानी नहीं लिखनी, सिंपल तरीके से हम करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो मैंने तुम लोगों को अब कितने पॉइंट समझा दिए। सबसे पहले हमने P&L एप्रोप्रिएशन करा, सबसे पहले पार्टनरशिप डीड करा, फिर P&L एप्रोप्रिएशन करा, फिर चार्ज ऑन प्रॉफिट करा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, उसके बाद अब मैंने आपको ये दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिया है। अब सिर्फ एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया जो पेपर में आने के बहुत 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 ज़्यादा चांस होते हैं। वो क्या है, 2 कॉन्सेप्ट बच गए हमारे, एक पास्ट एडजस्टमेंट एंड एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होगा कि हमसे पहले कुछ गलतियां हो गई हैं, उनको सुधारनी है और उनके लिए सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी है। जैसे एग्जांपल कि भाई A, B और C, इसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और हर बार आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो इसके मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक सिंपल, मतलब दोनों बहुत सिंपल होंगे और उसी तरीके के पेपर में आएंगे। मान लो A, B 2 पार्टनर है, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं ले रहा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, चलो 3 ले लेते हैं। A, B, C 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 5:3:2।
इनका प्रॉफिट था भाई 1,00,000 रुपए, और हुआ ऐसा इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 10,000, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 20,000, और इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 20,000। ठीक है दोस्तों, अब हुआ ऐसा प्रॉफिट इसने बांट दिया विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गलती हो गई इससे, इसने क्या करा, इसको प्रॉफिट देना था। अब देखो मैंने यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है, सैलरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, वो आपको देखनी है। ठीक है, तो अब हुआ ऐसा भाई, इसको बांटना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना प्रॉफिट बांट दिया इसने, तो इससे गलती हो गई। कह रहा है भाई इसको ठीक करो और ठीक करके बताओ क्या जनरल एंट्री होगी। मैंने कहा कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कह रहा है कैसे करोगे, उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, सिंपल सा, बहुत ईजी टेबल होता है। उस टेबल में हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, पहली हमारी पर्टिकुलर के लिए हो जाएगी। अब ये तब था जब हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर आता, तो अब डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो अब सिर्फ हमें समझना है। यहाँ हमारा हो जाता है पर्टिकुलर्स, ये वाला कॉलम बनता है हमारा फर्म के लिए, ये वाला कॉलम बनेगा पार्टनर ए के लिए, ये वाला कॉलम बनेगा बी के लिए, और ये वाला बनेगा सी के लिए। उसके बाद इसमें लिख दो डेबिट, इसमें लिख दो क्रेडिट, उसके बाद डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब करना क्या है देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, जो कंपनी ने गलती करी है उसको सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे, फर्म ने पहले गलती से प्रॉफिट बांट दिया, तो अब फर्म सबसे पहला काम करेगी, इस प्रॉफिट को वापस लेगी। इस प्रॉफिट को वापस कैसे लेगी, जैसे दिया था। तो जब ये प्रॉफिट वापस आएगा तो ये फर्म के लिए इनकम होगी, पार्टनर्स के लिए खर्चा होगा। क्यों, क्योंकि पार्टनर वापस करेंगे। तो इनकम आती है हमारी क्रेडिट में, ठीक है दोस्तों, और खर्चा आता है डेबिट में। तो कंपनी के फर्म के क्रेडिट में आ गई क्योंकि फर्म को वापस मिला है, पार्टनर्स के डेबिट में आएगी, किस रेशो में आएगी, जिस रेशो में बटा था। तो 5:3:2 के रेशो में बटा था, तो पार्टनर्स 5:3:2 के रेशो में वापस देंगे। तो इसके डेबिट में आ जाएगी 50,000, इसके डेबिट में आ जाएगी 30,000, और इसके डेबिट में आ जाएगी 20,000। ठीक है दोस्तों, अभी हमने अपना प्रॉफिट वापस लिया है। अब क्या करेगी, अब फर्म इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, क्योंकि कंपनी ये देना था और यही भूल गए थे देना। तो अब फर्म ने अपना पैसा वापस मांग लिया। अब फर्म कह रही है अब क्या करना है, तो अब करना है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स की इनकम होगी, एंड फर्म देगी, फर्म का खर्चा होगा। तो पार्टनर ए को मिलेगा 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर बी को मिलेगा 20,000, और पार्टनर सी को भी कितना मिलेगा, 20,000। तो ये टोटल हो गया 50,000 यहाँ पे। अब देखो और कुछ करना है, नहीं और कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, ध्यान से समझो। अब इन दोनों को इक्वल करना है, सिर्फ फर्म वाले को इक्वल करना है और किसी को इक्वल नहीं करना। तो फर्म वाले को मैंने देखा यहाँ पे तो आ गया 1,00,000, यहाँ 50,000, तो यहाँ 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस लिख के छोड़ दो। अब ये 50,000 अगर फर्म के डेबिट में है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा, और अगर ये 50,000 यहाँ पे आता तो पार्टनर्स के डेबिट में आता। अब केस है फर्म के डेबिट में आ रहा है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा, उल्टा होता है। अब ये कंपनी का प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट बच गया, और प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा, इस रेशो में बटेगा। तो ये इसके में आ जाएगा 25,000, बांट के देखना यही आएगा। इसमें आ जाएगा ये 15,000, और इसमें आ जाएगा ये 10,000। यहां तक काम खत्म। अब क्या करना है, अब इसको तो हमने टैली कर दिया, इसको खत्म करो। अब इन सबको टैली नहीं करना, जितना आ रहा है उतना लिखेंगे। जैसे इसका आ रहा है 50,000, और ये आ रहा है 35,000, ये आ रहा है 30,000, ये आ रहा है 35,000, ये आ रहा है 20,000, और ये आ रहा है 30,000। अब करना क्या है, इनके डेबिट क्रेडिट को देखो, जो जिधर की साइड बड़ी होगी उधर की साइड लिख देंगे। जैसे इसमें अगर मैं देखूं तो ये वाली साइड बड़ी आ रही है, कितने से, 15,000, और यहाँ 15,000 लिख देंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 15,000 लिख देंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट में आ रहा है। ठीक है, इधर की ए खत्म। बी में देखो, बी में आ रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा, तो क्रेडिट में लिख देंगे, नीचे लिख देता हूँ 5,000, और ये आ गया क्रेडिट साइड। सी में भी देखा तो सी में भी क्रेडिट साइड 10,000 ज़्यादा आ रहा है। तो अब हमें जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, ध्यान से समझना।
अब मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है जिसके इसके मार्क्स होते हैं। तो कैसे पास करनी है, जो डेबिट में है उसको डेबिट, जो क्रेडिट में है उसको क्रेडिट। तो ए डेबिट में टू बी टू सी। अगर पार्टनर फिक्स है तो यहां लिखेंगे ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। और पार्टनर फ्लेक्सिबल है तो कैपिटल अकाउंट, और कुछ भी नहीं बोला तो हम उसको कैपिटल ही लिखते हैं। तो आप देखो ए का 15,000 डेबिट में आ रहा है तो लिख देंगे 15,000 डेबिट, बी का 5,000 क्रेडिट में है तो 5,000, और इसका 10,000। सिंपल हमारा देखो टैली हो गया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब इसका दूसरे तरीके का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं बता देता हूं। दूसरा आएगा कि ए बी सी भाई 3 पार्टनर हैं, किस रेशो में, मान लो 1:1:1। इनका जो कैपिटल था, कैपिटल इसका 2 लाख था, इसका 3 लाख था, इसका 5 लाख था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भाई, इसको चलो इस रेशो को थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं, इजी हो जाए, 2:2:1। अब इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो भाई 10% था। तो 10% के हिसाब से 20,000 इसका बन गया, 30,000 इसका बन गया, और 50,000 इसका बन गया। अब बोल रहा है कि भैया जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट दिया नहीं है, याद रखना प्रॉफिट दिया नहीं है। और ये बोल रहा है कि भाई जो प्रॉफिट था वो बांट दिया हमने, किस रेशो में बांट दिया, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेम क्वेश्चन था, बट उस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट का अमाउंट दिया था। यहां पे भी क्वेश्चन सेम है कि प्रॉफिट हमने बांट दिया लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, लेकिन यहां पे हमें प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया, गलती हो गई। तो अब यहाँ प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे भाई, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है, याद रखना जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल हो गया 1 लाख, तो इसी को हम प्रॉफिट मान लेंगे। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे बिना प्रॉफिट बांट दिया लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया। तो ऐसे केस में हम क्या मानेंगे, जितना भी मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट है उसी को हम क्या मान लेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और काम वही करेंगे, ए बी सी, इनसे वापस लेंगे पहले 1 लाख, और ये हो गया फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो इनसे क्या करेंगे, अब इनसे सबसे पहले पैसा वापस मांगेंगे। अब पैसा वापस मांगते हैं तो पार्टनर्स के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में, तो मांग लेते हैं पैसा वापस। 1 लाख किस रेशो में, 2:2:1 में, ठीक है। तो 2:2:1 में हो गया, 40,000 ये देगा, 40,000 ये देगा, 40,000 ये देगा, और फर्म के पास आ गया 1 लाख। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 1 लाख रुपए का है, 20,000 इसको मिल जाएगा, 30,000 इसको मिल जाएगा, और 50,000 इसको मिल जाएगा। अब वही काम करेंगे, इसका तो टैली हो गया तो करने की जरूरत ही नहीं है, 1 लाख 1 लाख खत्म। यहाँ देख लेते हैं 40,000, यहाँ 20,000, तो यहाँ मेरा डेबिट साइड में 20,000 का डिफरेंस आ गया, डेबिट। इसका देखो 40, इसका 30, तो यहाँ मेरा डिफरेंस, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या हमसे कैलकुलेशन में, 2:2:1, तो ये आ गया 40,000 40,000, ये 20,000 है, सॉरी 40,000 40,000 20,000। तो यहाँ पे भी हमारा 10,000 का डेबिट आ गया, यहाँ देखो 20,000, यहाँ 50,000, तो यहाँ क्रेडिट में आ गया 30,000। तो क्रेडिट में आ रहा है सी और डेबिट में आ रहा है ए और बी, तो 20 और 10 30 और 10, तो हमारी एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी, 20,000 10,000 एंड 30,000। ये हो गया हमारा टाइप 2 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। अब टाइप 3, टाइप 3 भी बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है टाइप सी में। टाइप सी में कुछ इस तरीके से बोलेगा, मैं बता देता हूं, उसमें भी हमें यही करना है। पूरा मान लो क्वेश्चन इसी तरीके का है, ठीक है, सब कुछ इसी तरीके का है कि भैया रेशो 2:1 है, और उसके बाद बोल रहा है कैपिटल 2:3:5 है। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 10%, गलती से हमने 12% दे दिया। क्वेश्चन ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 10%, दे दिया 12%, या उल्टा भी बोल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, देना था 12%, दे दिया 10%।
तो हमारी गलती ये हो गई। तो करेंगे कुछ भी नहीं, हम 10% भी निकाल लेंगे, 12% भी निकाल लेंगे। तो जो हमने गलत दिया है उसको वापस ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, जो हमने गलत दिया है, जो हमने बांट दिया गलत, उसको हम वापस ले लेंगे, और जो हमने अब देना है उसको हम दे देंगे। फिर फर्म में जो भी डिफरेंस आएगा, अगर फर्म के डेबिट में डिफरेंस है तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट में आ जाएगा, और फर्म के अगर क्रेडिट में डिफरेंस है तो वो पार्टनर के डेबिट में आ जाएगा। सिंपल केस ये करना है बस, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा तुम लोगों को। बस ये करना है, जैसे इस केस में देना था 10%, दे दिया 12%, तो पहले मैं 12% निकालूंगा और 12% पार्टनर से वापस लूंगा, फिर 10% निकालूंगा और 10% पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, और जो 2% बचा हुआ है उसको मैं प्रॉफिट की तरह किस रेशो में बांट दूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बस खत्म, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ हो ये। चलो एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, और इनकी जो रेशो है वो 2:2:1 है, ठीक है। गलती से 10% देना था, करेक्ट है हमारा 10%, रॉन्ग है हमारा 12%। देना था 10%, दे दिया हमने 12%। तो 12% अगर मैं इसका निकालूं 60,000 आ गया, इसका निकालूं 36,000 आ गया, और इसका निकालूं 24,000 आ गया। और अगर 10% निकालूं 50,000, 30,000 और 20,000। तो क्या करेंगे, पहले ये वाला पैसा वापस लेंगे। तो पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी और फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब क्या करेंगे भाई, हमने गलत तो ये वाला दिया है ना, तो ये वाला पार्टनर से वापस ले लो। तो ये देगा 60,000, ये देगा 36,000, ये देगा 24,000, ठीक है। देना कितना है, ये वाला देना है। इसको कितना मिल जाएगा, 50, 60, 1,20,000 इसको मिल जाएगा। देना कितना है, 50, 30 और 20, मतलब 1,00,000 देना है। तो इसको मिलेगा 50,000, इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 20,000, ठीक है दोस्तों। अब मैंने बोला इसको हमें टैली करना होता है, तो यहाँ आ गया 1,20,000, यहाँ 1,00,000 है तो इसको भी 1,20,000 करेंगे, तो यहाँ 20,000 आ गया। अब ये 20,000 फर्म का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को किस रेशो में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, 2:2:1। तो इस 20,000 को इनमें बढ़ जाएगा 2:2:1, और मैंने बताया फर्म के डेबिट में आएगा तो पार्टनर्स के क्रेडिट में, और फर्म के क्रेडिट में आएगा तो पार्टनर्स के डेबिट में। तो 20,000 को 2:2:1 में अगर मैं बांट दूं तो ये मेरा आ गया 8,000, नहीं 8, हाँ 8,000, 8,000 और 4,000। फिर वही हम काम करेंगे अपना घिसा पिटा वाला। ये आ गया 60,000, ये आ गया 58,000, तो यहाँ 2,000 का डेबिट हो गया। ये आ गया 36,000, ये आ गया 38,000, तो यहाँ 2,000 का क्रेडिट हो गया। और ये 24 आ गया, ये 24 आ गया, इसमें कुछ नहीं होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, 8,000 रुपये से। बस क्वेश्चन खत्म। ये थी हमारी पास्ट एडजस्टमेंट। तो अब हमारा इसका सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट अंतिम टॉपिक बचा है, जिसका नाम है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। वो भी हम समझ लेते हैं। अब गारंटी ऑफ अ पार्टनर क्या है कि भाई मुझे एक बंदे को अपना पार्टनर बनाना है, बट वो मेरे से बोल रहा है भाई मैं तेरा पार्टनर क्यों बनूं। मैंने कहा तेरे को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो वो कह रहा है कि भाई प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, अगर कल को लॉस हो गया तो मेरा लॉस भी तो हो रहा है। अभी तो मैंने पैसा लगाया, मुझे सिर्फ, जैसे एग्जांपल किसी ने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया लोन, तो मैं उससे बोल रहा हूँ तू अपने लोन को अब कैपिटल में कन्वर्ट कर दे और मेरा पार्टनर बन जा। तो वो कह रहा है भाई अभी तो मुझे लोन पे हर महीने फिक्स अमाउंट मिल रहा है, कल को मैं तेरा पार्टनर अगर बन गया तो मेरा लॉस भी तो हो सकता है। तो मैं उसे गारंटी दे रहा हूँ, मैं उसे भरोसा दिलवा रहा हूँ कि भाई तेरे को मैं चाहे कुछ भी हो, तेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे तेरा 10,000 रुपये फिक्स है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तेरे को मिनिमम 10,000 रुपये मिनिमम गारंटी हमेशा मिनिमम की जाती है कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो भाई तुझे मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट या गारंटी टू अ पार्टनर। तो अब देगा कौन, कोई भी दे सकता है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट केस
कि भाई 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, इनका रेशियो है 2:2:1। सी को गारंटी मिली है, ध्यान से समझना, सी को गारंटी मिली है कि तेरे को 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सी को गारंटी मिली है तेरे को मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फर्म का प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए का। तो जब 5 लाख को बांटा ए बी और सी ने, तो ए के हिस्से में आया 2 लाख, बी के हिस्से में आया 2 लाख और सी के हिस्से में आया 1 लाख। तो अब बी सी को मिनिमम सी को गारंटी दी गई थी किसकी, 50,000 की, बट सी के हिस्से में कितना आ गया, सी को गारंटी दी थी 50,000 की, बट सी के हिस्से में तो 1 लाख आ गया। तो ऐसे केस में कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन खत्म। बस इतना कर दिया कि अगर मिनिमम से ज़्यादा पैसा आ गया तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। ये गारंटी ऑफ पार्टनर में मेहनत करनी नहीं है। मेहनत कहाँ करनी है, मेहनत वहाँ करनी है अगर मेरा प्रॉफिट आता है 2 लाख रुपए। अब अगर मेरा प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख रुपए, तो मैं निकालूंगा, ध्यान से समझना। तो मैंने निकाला ए बी और सी। ए का बना भाई मेरा 80,000, बी का बना 80,000, सी का बना 40,000। सी रोने लग गया, सी कह रहा है भाई मेरे को तो तुमने 50,000 का वादा किया था, ये तो 40,000 ही मिले हैं। तो अब हम ये देखेंगे वादा करा किसने। तो सी को कह रहे हैं, अगर मान लो वादा करा है ए ने, तो ए कह रहा है सी को भाई तू रो मत, तेरे को पूरा 50,000 देंगे, प्लस करेंगे 10,000। सी का आ गया टोटल 50,000। अब ए इसको वादा किया था ए ने, तो ए अपने में से 10,000 माइनस कर देगा। इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कितना कम है। तो ए का बनेगा अब 70,000, बी का बन जाएगा 80,000 और सी का बन जाएगा 50,000। ये कब है, अगर गारंटी दी है ए ने। अगर गारंटी बी देता तो ये 10,000 बी में से माइनस कर देते। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो गारंटी देने वाला है ना, वो गारंटी ए और बी ने दी है। ठीक है, सिर्फ इतना बोल दिया है गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय दी ए एंड बी, कुछ नहीं बता रहा किस रेशो में करा है। तो जितना भी डेफिशिएंसी आता है, कितना डेफिशिएंसी है 10,000, तो 10,000 को डेफिशिएंसी को इनके 1:1 में बांट देंगे। 2:2 है ना, तो इसको 1:1, तो 5,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, 5,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो इसका 75 हो गया, इसका 75 हो गया, इसका सेम टू सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा केस 2। अगर वो बोलता है कि ए और बी ने गारंटी दी है, केस 3 बता रहा हूं मैं, कह रहा है कि गारंटी इज गिवन बाय दी ए एंड बी इन दी रेशियो 2:1। अब 10,000 का है तो हम ले लेते हैं 3:2, कि ए और बी ने जो गारंटी दी है वो 3:2 में दी है, कि जितनी भी डेफिशिएंसी होगी उसका 3/5 ए भरेगा और 2/5 बी भरेगा। तो 10,000 में से 6,000 3/5 निकालेंगे, 6 इसका आ गया, 4 इसका आ गया, तो इसका हो गया हमारा 74,000, इसका हो गया हमारा 76,000। कभी कभी बोलता है कि गारंटी फर्म ने दी है। तो जब फर्म गारंटी देती है दोस्तों, ध्यान से समझना, जब फर्म गारंटी देती है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा मिनिमम प्रॉफिट है वो बन रहा है नहीं बन रहा सी का। अगर सी का मिनिमम प्रॉफिट बन रहा है तो सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, और अगर सी का मिनिमम प्रॉफिट नहीं बन रहा तो हम उसमें क्या करेंगे। देखो, अगर सी का मिनिमम प्रॉफिट नहीं बन रहा कब, अगर फर्म गारंटी देती है, तो इफ गारंटी इज गिवन बाय दी फर्म, तो उसमें क्या करेंगे। मुझे यहीं से पता चल रहा है कि 2 लाख का प्रॉफिट है, मतलब इसका तो बन नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट में से सी का शेयर माइनस कर देंगे। तो 2 लाख में से जो इसको गारंटी दी है 50,000 की, तो इसको पूरा 50 मिल जाएगा सी को। 2 लाख में से 50 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख इन दोनों में बढ़ जाएगा, ए और बी में, क्योंकि सी का तो हमने माइनस कर दिया। तो इसको मिल जाएगा 75,000, इसको मिल जाएगा 75,000। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट केस आता है कि भाई अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। अब ये प्रॉफिट ना हो के ये लॉस हो गया 2 लाख रुपए का, तो भाई इसका तो -50,000 हो गया। ठीक है, इसका भी -80,000 हो गया। एक मिनट को, अब हमारा लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। तो ए बी सी, ए को लॉस हो गया 80,000 का,
बी को लॉस हो गया 80,000 का, सी को लॉस हो गया 40,000 का। अब सी तो रोने लग गया कि भाई मेरे को तो तुमने 50,000 का प्रॉफिट की बात करी थी, यहाँ तो लॉस हो गया। अब ये प्रॉफिट दिया है ए ने, तो हम क्या करेंगे, इसका तो 50,000 लेके आएंगे पॉजिटिव बैलेंस, और इसका 50,000 पॉजिटिव करने के लिए मुझे 90,000 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 40,000 को जीरो करूंगा तो 40,000 का प्रॉफिट प्लस 50,000 का प्रॉफिट, तो 40 प्लस 50 90,000। अब ये 90,000 कौन देगा, ये, तो 90,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो इसका लॉस आ जाएगा हमारा 1,70,000, इसका लॉस आ गया 80,000 और इसका प्रॉफिट आ गया 50,000। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई ये बताओ कि अगर हम गारंटी दे रहे हैं तो गारंटी के बाद किसका कितना प्रॉफिट बचना है, तो ये हमारा पूछा जाएगा, पूछे भी गए हैं प्री बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमारा खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।